प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक लगी हुई है, रीतिकालीन काव्य, जिसमें रीतिकाल के 8 कवियों की कविताएं संकलित हैं। किसी के 20 पद संकलित हैं तो किसी के दोहे संकलित हैं। इससे जुड़े हुए यानी ये रीतिकाल की पृष्ठभूमि में रची हुई कविताएं हैं। आपकी इस पाठ्य पुस्तक के आरंभिक 2 कवियों का हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन किया। जैसे पहले कवि के रूप में हमने केशवदास जी, जो रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, उनके द्वारा रचित जो रामचंद्रिका है, उनमें से संकलित 19 पदों का हमने अध्ययन किया और उनकी संवाद शैली पर हमने एक मॉडल आंसर भी आपके समक्ष रखा था, जिसको मैंने विस्तार से पढ़ाते हुए बात की थी कवि की संवाद शैली विषय वस्तु पर। दूसरे कवि के रूप में हमने बिहारी जी को पढ़ा, जो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। उनके द्वारा लिखी हुई बिहारी सतसई से संकलित 45 दोहों का हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन किया था। और बिहारी पर केंद्रित बिहारी के काव्य के भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी जो बिहारी सतसई है, या बिहारी के काव्य की विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष आदि से संबंधित या इन विषयों पर केंद्रित करते हुए मैंने एक मॉडल आंसर भी आपके समक्ष रखा था, जिस पर विस्तार से हमने बातें की थी। और अब तीसरा अध्याय हमने पिछले हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से आरंभ किया है। गणानंद कवि, जो रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं, और यहाँ सुजान प्रेम शीर्षक से यहाँ उनके गणानंद ग्रंथावली से 20 पदों को यहाँ संकलित किया गया है। कवित्व और सवैया इनके द्वारा लिखे गए हैं। ये दोनों ही प्रिय छंद इनके रहे हैं। इनकी भाषा भी ब्रज भाषा है, यानी रीतिकाल के समस्त कवियों की भाषा ब्रज भाषा है। आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित सभी 8 कवियों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो देखिए, आइए हम पहले पद से आज आरंभ करने जा रहे हैं। गणानंद कवि यहाँ कह रहे हैं, रूप निधान सुजान सखी, जब ते इन नैननी नेकु निहारे। अर्थात एक नायिका की वियोग दशा का चित्रण है यहाँ पर, और उस नायिका ने एक तरह से नायक कृष्ण के रूप सौंदर्य को अपनी आंखों से एक बार देख लिया था, और उसकी आंखें उसी कृष्ण के रूप सौंदर्य में समा गई है, उसी से लिपट गई है। वहाँ से हटाए से भी आंखें हटती नहीं हैं, और उसके वियोग में वह नायिका कष्ट सहती है। देखिए, रूप निधान अर्थात रूप के खजाना प्यारे कृष्ण को या उनके सौंदर्य के भंडार को देख करके वो सखी दूसरी सखी से कहती है, सुजान, हे ज्ञानी सखी। रूप निधान सुजान, सुजान तो कृष्ण के लिए आया। सखी वो अपनी सहेली से कहती है, जब ते इन नैननी नेकु निहारे, नेकु यानी थोड़ा सा निहारे यानी देखा, अर्थात मेरे नेत्रों से जब से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को मैंने अपनी आंखों से देखा, तब से इन नेत्रों की हालत विचित्र हो गई है, मेरी दशा भी विचित्र हो गई है। दीटी थकी अनुराग छकी, मति लाज के साज समाज विसारे। बस उस रूप सौंदर्य को देखना ही मेरी आंखें लगातार चाहती है, और इस हेतु समाज के जो लोक लाज के, शर्म के, मर्यादा के जो बंधन थे, सारी मर्यादाओं को, सारे बंधनों को, तो साजो साज समाज के संबंध, उनको सबको मैंने भुला दिया है। यानी कहने का तात्पर्य, शर्म, लाज आदि को मैंने त्याग दिया है, सारी मर्यादा मेरी दूर हो गई है। तो देखिए, दीटी थकी, और मैंने जब श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखा तब मेरी दृष्टि थकी की थकी रह गई, यानी नेत्र तृप्त ही नहीं हुई है। अनुराग छकी, और उनके श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से उनके प्रति प्रेम से सिक्त होकर के बुद्धि, यानी मेरी बुद्धि भी जो है शर्म के सारे साज ठिकानों को भुला चुकी है, यानी मर्यादाओं को तोड़ चुकी है। एक भी किसी मर्यादाओं को मेरी आंखों ने नहीं माना। एक अचंभो घना आनंद है, नीति पल पाट उगारे। वह नायिका कहती है कि बस एक आश्चर्य की बात एक ही है कि घना आनंद देने वाले ये जो कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है,
बस मेरी आंखें लगातार ही पलक रूपी इन दरवाज़ों को खोल के लगातार उन्हीं को ही देखे रहती है, पलकें झपकती तक नहीं। यानी बस केवल उस रूप सौंदर्य में ही मेरे नेत्र मग्न हैं। तारे टरे नहीं तारे, यानी नेत्रों की जो पुतलियाँ हैं वो न तो झपकती हैं, और इन नेत्रों को उस रूप सौंदर्य से मैं हटाने का कई बार प्रयास कर चुकी हूँ, लेकिन लगातार श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर ही मेरे नेत्र मोहित हो गए हैं। कहूँ सुलगे, सुलगे यानी जलना, यानी उसी रूप सौंदर्य के कारण, उनसे मिलन न होने के कारण उस नायिका की वियोग वेदना बढ़ती जाती है। मनमोहन मोह के तारे, अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर ये मेरे नेत्रों ने मुझे मोहित कर दिया है, उनसे प्रेम करवा दिया है। मैं प्रेम के वशीभूत होकर के मुझे अब मेरे जीवन में वीर्य भोगना ही लिखा हुआ है, यानी मेरी वियोग वेदना बढ़ती जा रही है। मैं कृष्ण से मिलना चाहती हूँ, उनसे प्रेम कर चुकी हूँ। दूसरे पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद है, जल के अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत काननी छवे, हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा उर ऊपर जाती है वे। यानी यहाँ पर नायक के द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन है। ये एक सवैया छंद। तो जल के अति सुंदर आनन गौर, गौर यानी गौरवर्ण, आनन यानी मुख, जल के यानी झलक रहा है, चमक रहा है, झिलमिला रहा है। यानी नायिका का जो सुंदर मुख है, गौरवर्णी मुख, वो चंद्रमा से भी अधिक सुंदर के, हालांकि चंद्रमा का तो नाम यहाँ आया नहीं है, लेकिन नायिका का सुंदर गौरवर्णी मुख अत्यंत सुंदर रूप में झलक रहा है, चमचमा रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। छके दृग, और मेरे नेत्र उसके रूप सौंदर्य को देख करके मस्त हो गए हैं। राजत काननी छवे, और उसके जो नेत्र हैं वो विस्फारित होकर के, लंबे होकर के मानो कानों को छूने ही वाले हैं, कानों को छूते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। यानी यौवनावस्था में वह नायिका है, यौवन का उसके शरीर में आगमन हो गया है। ऐसी सौंदर्यवती नायिका को मैंने देखा है, और उस नायिका के प्रति घनिष्ठ प्रेम हो गया है, इसलिए उसके अंग प्रत्यंग के सौंदर्य पर उस नायक ने दृष्टिपात किया है। हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, और जब वह हंसती है तो उसकी दंत पंक्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं, और जब वो बोलती हैं तो इतनी मधुर वाणी में वो बोलती हैं, ऐसे लगता है कि मैं छवि हंसी बोलन में, अर्थात हंसने और बोलने में जो उसकी शोभा है, जो सुंदरता है, ऐसा लगता है फूलन की वर्षा, अर्थात फूलों की वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है। उर ऊपर जाती है वे, उर ऊपर यानी हृदय के ऊपर, जाती है वे यानी कहने का तात्पर्य हार, उसके हृदय पर जैसे ही यानी दृष्टि जाती है वहाँ पर भी हार शोभा पा रहा है। यानी इस सौंदर्य ने उस नायिका के हृदय पर राज कर रखा है। लट लोल कपोल कल्लोल करे, लट यानी लटें, यानी घुंघराले बाल, घुंघराले चंचल बाल, जो नायिका के हिलने डुलने से वो बाल उसके कपोलों पर आकर के क्रीड़ाएँ कर रहे हैं। लोल यानी चंचल बाल, कपोल यानी गालों पर, कल्लोल करे यानी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके घुंघराले बाल उसके गालों तक आ करके खेल रहे हैं। कल कंठ बनी जल जावली द्वे, द्वे यानी दो, जल जावली यानी जल में पैदा होने वाले मोतियों की लड़ियों की माला, अर्थात 2 लड़ी मोतियों की माला उसने अपने कंठ में, गले में, सुंदर गले में धारण कर रखी है। तो कल यानी सुंदर, कंठ यानी कंठ में, सुंदर कंठ में उन्होंने, उस नायिका ने 2 लड़ियों वाली मोतियों की माला धारण कर रखी है, इसलिए उसका रूप सौंदर्य और अधिक निखर गया है। अंग अंग तरंग उठे दूती की, अर्थात उसके अंग प्रत्यंग से सौंदर्य के कारण तरंगे उठ रही है, सौंदर्य की तरंगे, चमक की तरंगे, कांति की लहरें उठ रही है। परिये मनो रूप अवे धर चवे, ऐसा लगता है कि परिये यानी पढ़ने ही वाला है, मनो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए, रूप अवे, उसका रूप सौंदर्य जो है इतना मादक है कि वह अभी धरती पे चू पड़ने ही वाला है। बहुत सुंदर कल्पना यहाँ पर एक नायक के द्वारा नायिका का दर्शन करने पर उसके रूप सौंदर्य, उसकी वाणी, उसके मुख, उसके बाल, उसके गले में जो हार सुशोभित हो रहा है आदि, उसके अंग प्रत्यंग के रूप सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। अगले तीसरे पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद है, हीन भय जल मीन अधीन कहाँ कच्चू मोह अकुलानी समाने। यहाँ पर एक नायक की वियोग दशा का चित्रण है, और वह नायक अपनी वियोग दशा, वियोग स्थिति की तुलना
जल में रहने वाली मछली से करते हैं कि मछली जो है वो तो जड़ पदार्थ है, वो प्रेम के बारे में क्या जानती है, क्योंकि उसने तो पानी, वो जो पानी से प्रेम करती है, पानी को ही उसने प्रेम का प्रमाण मान रखा है। क्योंकि यदि मछली जल से थोड़ी सी अलग हुई तो वो कायर बन करके प्राण त्याग देती है, जबकि गणानंद यहाँ कहते हैं कि मैं प्रेयसी से अलग होकर के भी प्राण नहीं त्यागता मेरे, और मैं एक तरह से वियोग वेदना में सह करके भी, धैर्यवान रह करके भी उस प्रेम की कसौटी पर खरा उतरता हूँ। इसलिए ये मछली मेरे प्रेम की कसौटी पर नहीं कसी जा सकती। तो देखिए, हीन भये जल मीन, हीन भये यानी निम्न दशा हो जाती है, जल मीन जल में रहने वाली मछली की, अधीन कहाँ कछु मोह कुलानी समाने, अर्थात वे तो जल के अधीन रहती है, यानी मछली केवल जल में रह कर के ही प्रेम को निभाती है और बिना जल के वह मर जाती है। तो यहाँ गणानंद के मन की व्याकुलता यहाँ है। तो पृथ्वी जो मछली जो है उसकी दशा मेरी दशा के सामने अत्यंत निम्न स्तर की है। कच्चू मोह कुलानी समाने, अर्थात मछली जो है मेरी तरह का सा प्रेम नहीं निभा पाती, क्योंकि मछली जो है जल का त्याग करते ही प्राण त्याग देती है, जबकि नायिका द्वारा मेरा त्याग करने पर भी मैंने अभी तक प्राण नहीं त्यागे हैं, मैंने प्राण का पालन किया है। नीर स्नेह को लायक कलंक निराश वे कायर त्यागत प्राणे, नीर यानी जल को, स्नेह यानी प्रेमी, मछली जो है अपने प्रेमी जल को एक तरह से कलंक लगा देती है। जैसे ही वो जल से अलग होती है मछली, तो एक तरह से वो निराश होकर के प्राण त्याग देती है। तो एक तरह से उसने जल के ऊपर अपने प्रेमी पर कलंक लगाया। कायर त्यागत प्राणे, और वो कायर बन करके धैर्य भी नहीं रखती और अपने प्राणों का त्याग कर देती है। प्रीति की रीति सु क्या क्यों समझे जड़, अर्थात कहने का तात्पर्य इस प्रेम की रीतियों को, प्रेम के तरीकों को ये जड़ पदार्थ मछली आदि ये प्राणी क्या समझेंगे। मीत के पानी परे को परमाने, वो तो मित्रता को केवल मित्रता के रूप में केवल पानी को ही प्रमाण मानती है, यानी वे पानी में रहने को ही प्रेम का प्रमाण मानती है। जबकि गणानंद कहते हैं ये संसार सागर में मैं भी रह रहा हूँ, लेकिन प्रेयसी को ही प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि उसमें संयोग वियोग सुख दुख सब कुछ आते हैं, लेकिन उसमें वियोग के क्षणों में प्रेयसी को त्यागा नहीं जा सकता। वियोग वेदना से करके भी उसका इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन मछली इंतजार नहीं करती, वो कायर बन करके प्राण त्याग देती है। तो एक तरह से मछली नाच समझ हैं, और गणानंद कहते हैं कि मेरा प्रेम उससे कई कोटि का उच्च कोटि का है, सात्विक है। या मन की जो दशा, गणानंद कवि कह रहे कि मेरे मन की जो दशा हो रही है, विरह दशा, व्याकुलता, गणानंद जीव की जोवनी, जीव यानी मेरे प्राणों को जिलाने वाली सुजान ही जानती है, जान हो जाने, अर्थात मेरे प्राणों का आधार, मेरी जान की जो आधार भूमिका है, मेरी प्रेमिका प्रेयसी सुजान ही इस मेरी प्रेम की दशा को जान सकती है, क्योंकि जो प्रेम में भुगत भोगी होता है वही जानता है। गणानंद के वियोग में सुजान भी वियोग झेल रही हैं, और सुजान के वियोग में गणानंद भी प्रेम की कसक और पीड़ा झेल रहे हैं। तो दोनों के हृदय की भावनाएं, दोनों एक दूसरे प्रेमी जो स्वच्छ पावन और सात्विक भाव से प्रेम मार्ग पर चलते हैं, वही एक दूसरे के हृदय की पीड़ा को समझ सकते हैं। ये बात इस पद में कही गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला चौथा पद हम देखने जा रहे हैं। देखिए, चौथा पद हम पढ़ रहे हैं। चौथा पद है, इसमें नायक की जो है मनोदशाओं का चित्रण किया है। देखिए, आंखिन मुंदी बो बात दिखावत, नायक कह रहा है कि मैंने संयोग के क्षणों में नायिका से जो मधुर मधुर बातें की थी, जो मधुर क्षण बिताए थे, जब मैं आंखें मूंदता हूँ तो वही क्षण मेरे आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं। तो आंखिन मुंदी बो यानी आंख बंद करने पर बात दिखावत, जो उसके साथ में नायिका के साथ में मधुर मधुर बातें की थी, उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सोवनी जागनी वातई पे खिले, चाहे मैं सो रहा हूँ चाहे मैं जाग रहा हूँ, तो बस उन्हीं बातों का स्मरण होता रहता है। कोई भी मुझे सोते वक्त जागते वक्त देखा जा सकता है, बस केवल उन्हीं बातों का स्मरण मुझे आता रहता है। बात स्वरूप, अर्थात उस नायिका के साथ में जो बातें की थी वो अत्यंत सुंदर थी, सुरूप सुंदर बातें, मधुर बातें, मिठास से भरी हुई प्रेमिल बातें हमने की थी। अनुपम थी वो, अरूप हैं, यानी उन बातों का कोई रूप आकार नहीं है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरे हृदय में उनकी आकृति बनी हुई है, वो अमूर्त रूप में मौजूद हैं।
भूल्यो का तू अलेखई लेखी ले, अर्थात उन बातों को नहीं भूला जा सकता। चाहूँ तो भी नायिका के साथ में जो मधुर मधुर बातें की थी उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। अलेखई यानी अलेखई का तात्पर्य लेख नहीं है उसका, वो लिखी हुई नहीं है बल्कि वो चित्रण रहित है, लेकिन हृदय में अमूर्त रूप में उनका चित्रपट अंकित है। लेखी ले कहने का तात्पर्य उन्हें मैं भूल नहीं सकता, लेकिन हृदय के अंत्यचक्षुओं के द्वारा उनका दर्शन किया जा सकता है। भले आंखें मूंद लो, चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे सपने दे रहे हो, वो मेरे हृदय के चित्रपट पर वो सारी बातें, मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं। बात की बात सुबात विचारी वो, अर्थात कहने का तात्पर्य जो कोई ज्ञानी हो तो इन बात में, अर्थात जो मधुर मधुर बातें की हमने, सुबात इनमें से जो अच्छी बात है, ज्ञानवान जो बात है उसका चिंतन किया जा सकता है। यानी विचार कर ज्ञान कर लो, क्षमता हो तो उसमें से विशेष बात को बाहर निकाल लीजिए। सक्षमता सब ठोर विषय की ले, यदि आप ज्ञानी हैं, सक्षम हैं, तो प्रियतम के प्रति या प्रिय के प्रति जो प्रेम है, प्रिया के प्रति, उस प्रेम भाव को इनमें से खोजा जा सकता। ठोरियन सब जगह विषय की ले, यानी विशेष रूप से जाना जा सकता है केवल बातों के माध्यम से, या नायक की स्थिति को देखकर से ये आराम से ये पता किया जा सकता है कि नायक कौन कौन सी मधुर स्मृतियों में खोया हुआ है। नैननी काननी बीच बसे, अर्थात कहने का तात्पर्य नेत्रों और कानों के बीच में बहुत कम दूरी होती है। आंखें देखने का कार्य करती है और कान सुनने का कार्य करते हैं। घन आनंद मौन व कान सुख देखी ले, कहने का तात्पर्य नेत्र देख तो लेते हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकते, कान भी सुन तो लेते हैं लेकिन उन बातों को कह नहीं पाते। तो कहने का तात्पर्य प्रेम में प्रेमी की अनोखी दशा होती है, यानी उन बातों को कहते भी नहीं बनता है। प्रणय एक तरह से प्रेम मौन होता है। प्रेम में मन ही मन घुटते हुए जीवन जिया जाता है। चाहे संयोग हो तो मन ही मन सुखों की अनुभूति होती है, चाहे वियोग हो तो उन्हीं मधुर बातों की स्मृति करके मन ही मन घुटा जाता है। अकथ कहानी प्रेम की किनसु कही न जाए, अर्थात ये अकथ्य कहानी होती है प्रेम की, जो दो प्रेमियों के बीच की गोपनीय कहानी होती है, जो किसी से कही नहीं जा सकती। यदि कहें तो दूसरे लोग इनकी हंसी मजाक बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 4 छंदों का, 4 कवित सवैया इन पदों का घनानंद जी का हमने विस्तार से अध्ययन किया। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो 5वें पद से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद। यदि BA सेकेंड ईयर का कोई विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज को YouTube चैनल पर देख रहा है, ओपन कर रहा है, तो वो इसे लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर ही आपके महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।